हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले के वीडियो में करवाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है और ये है पार्ट 3। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन कैसा है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ एक क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऐसा एक हमारे पास सरफेस है, तो यहाँ पर एक क्या है, कर्व है। और कर्व आप ऐसा समझ लो कि कर्व कुछ ऐसा है। ये कर्व का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस कर्व में कहीं भी एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिए और इस P पॉइंट पे एक कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये कर्व की खास बात क्या है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो, ये x एक्सिस हो गया और उसके पैरेलल ये हो गया कर्व। तो इस कर्व का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये कर्व का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, ये जो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है उस टेंजेंट का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्या किया हमने, तो जब भी आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना होता है या नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होता है तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, उसका स्लोप। तो वैसे ही हम यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। और टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने का मेथड क्या है कि जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, लेट p x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, मैंने यहाँ बताया, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप ये कर्व का इक्वेशन लिख लो अब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 2x प्लस ये क्या हो गया 2y dy बाई dx। ये तो आपको आता ही है डिफरेंशिएट करना, ये -2 और यहाँ हो जाएगा -4 dy बाई dx और ये 1 का हो जाएगा 0। तो मैं अब ये डायरेक्ट 0 लिख देती हूँ। अब यहाँ से हम क्या करें, dy बाई dx फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया आपके पास 2y dy बाई dx और ये -4 dy बाई dx। इसको इस तरफ रखते हैं और ये जो 2 और 2x है इसको हम ले जाते हैं अदर साइड, ऐसा हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो dy बाई dx ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2y माइनस 4, यहाँ देखो ये 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ तो 1 माइनस x और ये जब नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन ले ले। ये कॉमन लेने का जो प्रोसेस है आप यहाँ भी कर सकते थे, ये तो आप जानते ही हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy बाई dx आ गया हमारा 1 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 2। हमें स्लोप कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, x1 y1। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx एट x1 y1। तो x1 y1 पे स्लोप फाइंड करना है, मतलब x के प्लेस पे x1 लिखना है और y के प्लेस पे क्या लिखना है, y1। तो लिख देते हैं 1 माइनस x1 बाय y1 माइनस 2। तो ये जो स्लोप आया है ये स्लोप किसका आया, टेंजेंट का। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो अभी आपने देखा था, अच्छा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सिस का तो कोई स्लोप ही नहीं होता है ना। तो हम क्या लिख देंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा 0 और इसका ये स्लोप है। तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल है। अगर 2 लाइन पैरेलल होगी तो उसका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर
1 माइनस x1 बाय y1 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ हम इसको 1 माइनस x1 y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा हमें x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया ना x1 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्या करें, ये जो x1 है ये कौन से पॉइंट पे है, कर्व किधर गया, कर्व का इक्वेशन ये इस पॉइंट पे x1 y1 है, तो इस पॉइंट पे अगर x1 y1 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ये चीज हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर x1 y1 मतलब ये जो x1 हमने फाइंड किया है 0, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से y1 की वैल्यू लाएंगे। तो आप लोग इसको कॉपी करिए और फिर हम लोग आगे करते हैं। तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब हम आगे क्या सॉल्व करने वाले हैं कि ये जो x1 है, x1 हमारा 1 आ गया और मैंने अभी आपको बताया था कि वो कौन से पॉइंट कौन से इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन जो कि लिखा है मैंने कि x1 y1 लाइज ऑन दिस इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन पे अगर वो लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन में हम लिख देते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा कि आप यहाँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दो, यानी x1 y1 पुट कर दिया हमने। अभी x1 की वैल्यू हमें 1 रखना है तो 1 रख दो, तो 1 रख दिया तो 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 1 रखेंगे 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 1 और यहाँ पे भी स्क्वायर करके 1 ही आएगा तो ये सब कैंसिल, 1 और 1 2 माइनस 2 इज 0। ये y1 स्क्वायर है और ये क्या है 4y1, तो यहाँ से आप y1 अगर कॉमन लेते हैं तो आएगा y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से हमने y1 कॉमन ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ से y1 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू हो सकती है और एक वैल्यू हो सकता है y1 इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से आया, y1 माइनस 4 से ये बन गया y1 इज इक्वल टू 4 और एक आ गया ये y1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, the coordinates of point are, points are क्या होगा, एक तो x हमारा क्या था, x था 1, तो एक बार 1 के साथ हम लिख देंगे 0 और एक बार 1 के साथ हम लिख देंगे 4। ऐसा ये हमारे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है जहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो x एक्सिस के पैरेलल निकला। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट आए हैं, अभी हमारा जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ओके। तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा वो देखो, तो अगर कोई भी लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इज इक्वल टू k, और या फिर अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू k। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू क्या, एक बार में ये 0 y का वैल्यू ही रखना है और एक बार y इज इक्वल टू 4। ये होगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर तो टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होता तो हम क्या करते, हम लिखते फिर x इज इक्वल टू 1, खैर इसमें तो x इज इक्वल टू 1 ही आता क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू k, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू k। k मतलब क्या, k मतलब y की वैल्यू जो भी हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। इस बार जो हमें इक्वेशन फाइंड करना है वो नॉर्मल का करना है। नॉर्मल आप सब लोग जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो डिजाइन हमारा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का होगा कि मान लो ये एक कर्व है, उस कर्व पे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक नॉर्मल हमने ये ड्रॉ कर दिया। वैसे नॉर्मल आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लेकिन ये टेढ़ा हो रहा है, ओके, ये नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4।
ये जो नॉर्मल होगा वो यहाँ कहीं एक और लाइन होगी, उस लाइन के पैरेलल होगा। तो हमने क्या कर दिया, लेट पी x1 y1 बी द फुट ऑफ द, मतलब ये फुट मतलब ये, तो इसका हमने ले लिया पॉइंट कि ये x1 y1 है। और अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका कर्व का स्लोप फाइंड करेंगे कि कर्व स्लोप क्या है, उसके ऊपर ही तो नॉर्मल है ना। कर्व का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर वहां से टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, देन हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ ही गया कि क्वेश्चन क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारा। तो क्या लिखेंगे हम, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, लेट पी x1 y1 बी द फुट ऑफ द रिक्वायर्ड नॉर्मल टू द कर्व दिस। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x, ये कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिल गया आपको 6x बाय 2y। अब 2 3 जा 6, मतलब dy बाई डी एक्स मिल गया हमको 3x बाय y, ये मिल गया। हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, x1 y1 पॉइंट पे, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, पहले हमें टेंजेंट का ही स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, ये जरूरी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स x1 y1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे, x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये किसके पैरेलल है, सॉरी, यहाँ से हमें, अभी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया है, अभी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, क्योंकि मेन तो इक्वेशन नॉर्मल का फाइंड करना है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, वो क्या है, -1 बाय dy बाय डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है हमारा, 3x1 बाय y1। इसको जब आप नीचे लिखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये y1 ऊपर और यहाँ पे 3x1, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है इस इक्वेशन के। तो क्या लिखे, गिवन नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इस लाइन का भी हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, और इसका जो स्लोप होगा वो इस नॉर्मल के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट कर दे तो 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा -1 बाय 3। ये जो 1 है वो इधर आके -1 हो गया और 3 इधर आ गया डिनोमिनेटर में, तो dy बाई डी एक्स मिल गया हमें -1 बाय 3। ओके, अब ये जो -1 बाय 3 होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल है। इसको आप m2 ले लो और इसको ले लो आप m1। इस स्लोप का नाम m1 और उस स्लोप का नाम हमने m2 दे दिया है। अभी बोर्ड तो खत्म, इसको कॉपी करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यहाँ मैंने m1 की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था वो लिख दिया और m2 का वैल्यू लिख दिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो m1 m2 है वो इक्वल होगा, क्योंकि वो जो दोनों लाइन थी, मतलब एक तो नॉर्मल और वो जिस लाइन, एक और जो दूसरा लाइन था उसके, वो क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा। तो हम क्या लिखते हैं अब, y1 बाई 3x1 इज इक्वल टू -1 बाई 3, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो y1 इज इक्वल टू x1 आ गया। ये जो y1 x1 है ये कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया, जो कर्व था हमारा, जो कर्व का इक्वेशन था, तो वो इक्वेशन है और उस पॉइंट पे वो लाई है। तो लाई कर रहा है मतलब क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, Px1 y1 इज ऑन कर्व 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये
कुछ इस तरह से भी पॉसिबल है, इज इक्वल टू 8। और इसका मतलब क्या हुआ, जब ये y1 स्क्वायर, तो आप y1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हो, x1 लिख सकते हो, तो वही हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 3x1 माइनस x1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई आपकी 8/2, यानी आपका x1 आ गया √4। और इसका क्या मतलब हुआ कि x1 आ गया हमारा ±2, ±2 आ गया। अब हम अच्छा ±2 क्यों आया, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि रूट की वैल्यू हम हमेशा प्लस या प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं। हम कब लिखते हैं, जब हमारा आंसर माइनस में भी पॉसिबल हो, जैसे कि कभी किसी का एज फाइंड करना हो और अगर ऐसा कुछ रूट में आ जाए तो उसमें हम प्लस माइनस दो वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि माइनस में तो एज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम प्लस माइनस दोनों इसलिए लिखते हैं क्योंकि कर्व में आप प्लस साइड में भी जा सकते हैं, माइनस साइड में भी जा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमें प्लस और माइनस दोनों ही लेना है वैल्यू। ओके, तो x1 हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये x1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी। व्हेन x1 हम अगर 2 ले लें +2, तो यहाँ पे कहाँ रखें, हाँ यहाँ रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 3 = 12 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 14, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 4, तो ये कैंसिल। तो ये भी रूट में y1 स्क्वायर, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा +-2। और जब हम -2 रखेंगे तो क्या होगा, ये इतना करने की हमको जरूरत इसी नहीं थी, क्योंकि देखो आंसर सेम आया। आंसर क्यों सेम आया, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं ना कि ये देखो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू x1, जो y1 की वैल्यू होगी वही x1 की वैल्यू होगी। x1 हमारा क्या आया, +-2, तो y1 भी क्या आएगा, +-2, जो कि यहाँ पे आ गया है। तो अगर आप ये नहीं भी सॉल्व करेंगे तब भी चलेगा। x1 इज इक्वल टू +-2 हमने फाइंड कर लिया है, और हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर y1 इज ऑल्सो इक्वल टू +-2। ओके, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर 2 2 हो सकता है, +2 +2 और -2 -2 हो सकता है। यानी जब आप x1 -2 लेंगे तो y1 भी -2 आएगा, जब आप x1 +2 लेंगे तो y1 भी +2 आएगा। तो ये तो कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, अच्छा स्लोप कितना आया था, स्लोप हमारा आया था -1/3। ये नॉर्मल का स्लोप है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो हमने ये नॉर्मल का स्लोप है। तो यहां से फिर हम अभी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक बार इस पॉइंट को लेकर और एक बार इस पॉइंट को लेकर। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 2 2 एंड स्लोप -1/3। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो x1 y1 क्या लेते हैं हम, जो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, उसी को हम x1 y1 लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो -1 और ये माइनस माइनस +2, सबको उठा के इधर ले आओ, तो x + 3y माइनस 6 -2 इज इक्वल टू 0। तो x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो सेम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2 एंड स्लोप हम सेम लिखेंगे, सब कुछ एक जैसा रहेगा, बस यहाँ पे -2 लिख देंगे तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ भी -2 लिख देंगे तो ये भी +2 हो जाएगा, और ये -1/3। आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, हमने इससे पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेल करिए, या इंस्टाग्राम का भी मैंने आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द लाइन, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 4x - 5 टचेज द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है, और ये एक लाइन है जो इस कर्व को कौन से किस पॉइंट पे टच कर रही है, 2 3 पे। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा आप समझ सकते हो, देखो कुछ नहीं है, ये एक कर्व है और इस कर्व को ये जो लाइन है वो टच कर रही है। सब में मैं सेम ही डायग्राम बना रही हूँ, ऐसा भी आप समझ सकते हैं ना
कि ये कर्व है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो कर्व को टच कर रही है, और ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है 2, 3। समझ में आ गया? तो फिर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, और वो ए और बी कहाँ है? ए और बी इस इक्वेशन में है, कर्व के इक्वेशन में। तो क्या समझ में आया आपको? देखो, इसका भी वही सेम कहानी होगी, इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, इसका भी हम स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों का हम स्लोप फाइंड करेंगे पॉइंट 2, 3 पे, और दोनों का स्लोप इक्वल होगा। कौन से पॉइंट पे स्लोप इक्वल होगा? 2, 3 पॉइंट पे। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि स्लोप इक्वल है तभी तो वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, सेम पॉइंट पे। अगर स्लोप इक्वल नहीं होता तो वो एक दूसरे को सेम पॉइंट पे टच ही नहीं करते। तो अगर सेम पॉइंट है तो स्लोप भी इक्वल होगा। ओके, तो इस पॉइंट पे हम दोनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सॉल्व करना है हमको। तो हम क्या लिखते हैं? इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस टचेज द कर्व दिस। तो पहले तो कर्व का इक्वेशन, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग, ये आपको हमेशा लिखना है, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस, ये तो 0 आ गया। अब यहां से क्या आ सकता है हमारा? dy बाई dx क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर बाय 2y, ये आ गया। ओके, और कुछ आ सकता है यहाँ पे? 3ax स्क्वायर बाय 2y, ये हमारा dy बाई dx आ गया। हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? एट पॉइंट 2, 3। तो क्या लिखेंगे हम? स्लोप एट पॉइंट 2, 3। तो यहाँ पे dy बाई dx 2, 3 पॉइंट पे, 2, 3 पॉइंट पे मतलब 3, a तो a ही है, और x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 2 लिखना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 3 y के प्लेस पे लिखना है 3। तो कितना आंसर? ये कैंसिल, 4a बाई 3। 4a बाई 3 आएगा कि कुछ कम ज्यादा आ गया? यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, देखो यहाँ 2y लिखा है, मैंने यहाँ पता नहीं क्यों 3 लिख दिया, ये 2 आएगा क्योंकि 2y है ना, तो 2 और y की वैल्यू 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2a। मतलब स्लोप, किसका स्लोप? इस कर्व का स्लोप मिल गया हमें 2a एट पॉइंट 2, 3। अभी हम किसका स्लोप फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 का। तो लिख दो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 4, क्योंकि x तो खत्म और 5 तो 0 हो ही जाएगा। तो इसका स्लोप आ गया आपका 4 आ गया। तो 2, 3 पॉइंट पे भी स्लोप तो 4 ही रहने वाला है ना, क्योंकि x और y तो यहाँ पे है ही नहीं जो हम वैल्यू रखेंगे। फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दो कि dy बाई dx एट 2, 3 इज इक्वल टू 4। अभी ये जो दोनों है, एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट है इन दोनों का, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लाइन टचेस द कर्व line touches the curve at 2, 3, therefore what? therefore ये जो 2a है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप हो जाएगा इक्वल। 2a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें, a मिल जाएगा 4 बाई 2, यानी a मिल गया आपको 2। अब इस a को सब्स्टिट्यूट कहाँ कर दें हम? यहाँ पर कर दें इक्वेशन 1 पे, तो आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a रख दिया 2, अच्छा 2x क्यूब प्लस b है ना, और x क्या रखना है? x और y भी तो रखना है, क्योंकि x और y मतलब इसी पॉइंट पे है ना, 2 और 3 उस कर्व पे ही है, तो वो 2, 3 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2 रख दो, और y के प्लेस पे 3 रख दिया, तो 3 3 जा 9, और x 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस b, तो 16। तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू b, तो कितना आ जाएगा? 9, 16 में से 9 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -7 इज इक्वल टू b। क्लियर हो गया आपको? क्या किया मैंने यहाँ पर? यहाँ x और y की वैल्यू रख दी, क्योंकि वो पॉइंट क्या था? 2, 3 पॉइंट था। ओके, 2, 3 पॉइंट पे इनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था लाइन का और कर्व का, वो 2, 3 था, तो वो 2, 3 इसमें पुट कर दिया हमने, और a की जो वैल्यू फाइंड किया वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें b मिल गया। वही हमें फाइंड करना था, a और b, जो कि हमने फाइंड कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 7। अब हम समझेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये कर्व है, उसके अलोंग पार्टिकल इज मूविंग। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो पहले हम क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ये एक एरिया है और यहाँ पे एक कर्व है, जैसा कि मैं हमेशा कर्व बनाती हूँ, इस बार भी वैसे ही बनाऊंगी। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। अब यहाँ पर इस कर्व पे एक कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ओके, एक ही पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। देखो अब अगर ये पार्टिकल मूव करता है, जैसे अगर यहाँ रहा पार्टिकल, तो मान लो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो 2 है तो y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। ऐसे ही जब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर जहां की x को मतलब जो y कोऑर्डिनेट है ना वो x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम हो जाए। यानी अगर यहाँ पे मान लो कुछ 16 है और इधर कहीं 8 है और अगर यहाँ वो पॉइंट ये यहाँ आ जाए 8 टाइम हो जाएगा, यानी ये इधर किधर होना चाहिए 2 और यहाँ पे हमारा पार्टिकल होना चाहिए। हमारा कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ अगर मैं समझ लूं, ऐसा कुछ कर्व बना दूं ऐसे, तो क्या होगा इस पॉइंट पे ये x तो 2 हो गया और ये हमारा हो गया 16, मतलब y जो है वो 8 टाइम्स हो गया। तो ये 2 और 16 हमारा आंसर नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही कोई एक पॉइंट हमें फाइंड करना है जहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम हो गया है। ठीक है, तो वो ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमें क्या फाइंड करना है। कर्व पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो जब किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए कि वो x एक्सिस से उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स हो जाए, तो वो पॉइंट कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमने क्या ले लिया, लेट px1 y1 इज पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब हमारा जो आंसर है वो px1 y1 है, ऐसा हमने ले लिया है। अभी वो x1 y1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x1 y1 कहाँ पे है, अच्छा कर्व पे है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका dy बाई dt जो है वो x1 y1 पॉइंट पे 8 टाइम्स है dx बाय dt के। यहाँ पे मैंने t क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो चेंज कभी भी होता है ना, रेट ऑफ चेंज, तो वो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, यानी कितने टाइम में वो किधर पहुंचा पार्टिकल। अगर पार्टिकल मूविंग नहीं होता तो फिर हम यहाँ dy बाई dt या dx बाई dt नहीं लिखते। ओके, तो टाइम की बात हो रही है, मतलब टाइम की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये मूव हो रहा है ना, तो इसलिए आप इसको dy बाई dt लिखेंगे और x1 y1 इस पॉइंट पे, और ये 8 क्या है, 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 क्यों, क्योंकि हमने ये समझा कि x1 y1 पे हमारा वो पार्टिकल है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इतना तो आप समझ गए। अब हम क्या करें, जो हमारा इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, अब इसको भी हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये dy बाई dt और dx बाई dt आया है तो उसको भी तो यूज करना है। t के रिस्पेक्ट में इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। ये तो आपको पता ही है कि अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dt dx बाई dt ये सब आ जाएगा, और ये 2 तो है वो तो 0 ही हो जाना है, उसको चाहे कुछ भी कर लो आप। अब क्या होगा, 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2 dy बाई dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx बाई dt। कौन से पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, एट पॉइंट x1, तो एट पॉइंट x1 y1 पे क्या हो जाएगा, ये t dy1 dt इज इक्वल टू x1 स्क्वायर
dx1 dt। ओके, तो हम क्या करें अब, ये जो हमारा x1 y1 पे ये dy1 और ये x1 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करें, ये dy1 बाई dt इज इक्वल टू 8 dx1 बाई dt है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि dy1 बाई dt की जगह पे ये लिखते हैं 8 dx1 बाई dt। यहाँ पर dy1 बाई dt की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, 8 dx1 बाई dt। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 इंटू 8 dx1 बाई dt इज इक्वल टू x1 स्क्वायर dx1 बाई dt। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये dx1 बाई dt ये तो कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो यहाँ से x1 आपका बच गया √16, तो x1 आ गया हमारा +-4। अभी x1 +-4 आ गया है, तो ये कौन से पॉइंट को, कौन से कर्व, मतलब कर्व पे था ना ये पॉइंट, कर्व किधर गया, ये रहा, कर्व का इक्वेशन ये है, इसको सेटिस्फाई करेगा ना ये x1। तो यही लिखेंगे हम कि सिंस x1 y1 is on curve 6y is equal to x cube plus 2। therefore क्या, तब से तो हम यही कर रहे हैं कि x1 y1 अगर इस पे है तो ये 6y1 is equal to x1 cube plus 2। x1 की वैल्यू रख दो, when 4 रखेंगे हम, क्या +4 रख रहे हैं हम, x, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, 6y1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना, तो 64 प्लस 2, तो ये हो गया 65 66, तो y1 हो गया 66 बाई 6 11। और जब हम -4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, when x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ आप रख दो 6y1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 64 आएगा, बट इस बार -4 आ जाएगा, -64 आ जाएगा, तो y1 हो जाएगा हमारा -62 बाई 6, कैंसिल करो, 2 3 जा 2 1 जा, -31 बाई 3 आ गया। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ, वो जो हमारा पॉइंट आएगा ना, कौन सा पॉइंट, जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स है, तो वो दो जगह ऐसा काम हमारा होने वाला है, मतलब हमारा जो पार्टिकल मूव करेगा तो ऐसे 2 पॉइंट उसको मिलेंगे जब वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स होगा। और वो 2 पॉइंट क्या होंगे, एक तो +4 और ये कितना आ गया था आपका 11, एक ये पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा -4, और यहाँ पे आ गया था हमारा -31 बाय 3। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उससे आप जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second। एक हमारे पास ये सोप बबल है ऐसा कुछ, और इसका जो ये रेडियस है ये इंक्रीज हो रहा है हर एक टाइम पे। कैसे इंक्रीज हो रहा है ये, इसका ये रेट है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि एक सेकेंड में 0.02 सेंटीमीटर से ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये रेडियस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इसका ये जो सोप बबल है वो भी बड़ा हो जाएगा। देखो रेडियस ऐसे इंक्रीज होगा तो सोप बबल भी बड़ा हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मतलब रेडियस तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीज होगा। तो इसमें हमें दिया किया हुआ है, देखो ये जो 0.02 सेंटीमीटर है ये हमको रेडियस नहीं दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है dr/dt, क्योंकि रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज मतलब चेंज इन रेडियस। तो dr/dt हमको ये पता है 0.02। लेट r बी द रेडियस, ये मैंने लिखा हुआ है, एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल एट एनी टाइम t। तो s इज इक्वल टू 4πr²। स्फीयर का सरफेस एरिया आपको फॉर्मूला पता ही होगा, s इज इक्वल टू 4πr²। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको कि हमें dr/dt गिवन है। dr/dt क्या है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके,
हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब जब ये रेडियस ऐसा इंक्रीज हो के 5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या कि आर आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, ds बाय dt, ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि चेंज इन सरफेस एरिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने 9th-10th में मेंसुरेशन में किया हुआ है कि आपको रेडियस दिया होता था, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होता था, सिंपल हम फॉर्मूले में पुट करते थे और आंसर आता था। इसमें डिफरेंस क्या है कि चेंज हो रहा है, हमको चेंज मतलब सरफेस एरिया में किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, या फिर रेडियस में कैसा चेंज हो रहा है। अभी आगे के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें एरिया में चेंज होगा, तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हमको फाइंड करना है, तो वो हम डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर फिक्स फाइंड करना होता है तब तो हम मेंसुरेशन फॉर्मूले से कर लेते हैं कि आपने आर रखा और सरफेस एरिया, यानी अगर रेडियस 5 है तो सरफेस एरिया कितना होगा, हमने वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। बट अगर ऐसा क्वेश्चन है कि धीरे धीरे रेडियस बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया धीरे धीरे कितना बढ़ जाएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे तो वो हम डेरिवेटिव से ही फाइंड कर सकते हैं। तो खैर ये सब आपको पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है और क्या क्या हमको गिवन है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है 4πr²। जो फाइंड करने के लिए दिया होगा उसी का फॉर्मूला लिखना है, उसी को डिफरेंशिएट करना है। अभी यहाँ तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, ds बाई dt, चेंज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू 4πr², और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सरफेस एरिया का भी रेट फाइंड करना है ना, कैसे चेंज हो रहा है। तो वो कुछ भी अगर चेंज होता है ना तो वो t के रिस्पेक्ट में ही आपको फाइंड करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4π, ये हो जाएगा 2r dr बाई डी टी, सब डिफरेंशिएट होंगे इसमें। ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4π 2r dr बाई डी टी, तो ये हो गया आपका ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4 2 8 पाई। अब r क्या रख दूं मैं, r रख दूं मैं 5, और dr बाई डी टी दिया हुआ है 0.02, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 5 40, 40 इंटू 0.02 पाई, कितना आएगा आंसर, 4 2 8, और ये 1 2, तो यहाँ कुछ ऐसा, और फिर ये 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 पाई। तो ds बाई डी टी जो है, यानी उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में चेंज किस रेट में होगा, सरफेस एरिया में आपका चेंज हो जाएगा 0.08, सरफेस एरिया में चेंज कैसे होगा, 0.08 पाई के हिसाब से चेंज होगा। तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कि हमें ds बाई डी टी फाइंड करना था। ओके, अभी नेक्स्ट, तो ये 0.08 पाई क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया का वो जो यूनिट होता है वो तो स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ था। और पर सेकेंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे ds बाई डी टी है ना, तो सरफेस एरिया का यूनिट हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर और ये डी टी का हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे जब आप इसका यूनिट लिखेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बार जो है हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, 2 ds बाई डी टी दिया हुआ है, क्योंकि सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, dv बाई डी टी हमें फाइंड करना है। रेडियस आपको दे दिया है कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अगर रेडियस हो रहा है और सरफेस एरिया अगर हमारा बढ़ रहा है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा उसका रेट हमको फाइंड करना है, मतलब dv बाई dt आपको फाइंड करना है। ओके,
तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। लेट R इज द रेडियस, S सरफेस एरिया एंड V इज वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून एट टाइम t। उसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का 4πr², और वॉल्यूम लिखा है 4/3πr3, स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। हमें दिया क्या है, हमें दिया है ds/dt। जो दिया है वहीं से कहानी हम शुरू करेंगे। तो इसको क्या कर दें हम, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो ds/dt इज इक्वल टू 4 to 8π dr/dt। ओके, अब यहां से हम dr/dt फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड करना है हमको dr/dt, ताकि जब ये वॉल्यूम का हम dv/dt करें तो वहां पर भी वो dr/dt आए तो वहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तभी तो dv/dt मिलेगा। तो ds/dt तो हमको गिवन है, यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ 2 लिख दो, 8π यहाँ नीचे आ जाएगा, 8π इज इक्वल टू आ गया dr/dt। तो 2 4 8 यानी 1/4π आ गया हमारा dr/dt। ओके, ये आ गया dr/dt। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो और इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो वो भी लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 3 × 4/3πr² dr/dt। ये आप समझ ही गए होंगे, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। r³ है तो r³ का क्या हो जाएगा, 3r²। तो ये लिखा है 3r², 4/3π कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा। dr/dt तो लिखना ही पड़ेगा भाई, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 × पाई। अभी r की वैल्यू क्या है, r हमें दिया हुआ है, हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 है वो हमें r दिया है, तो 6² मतलब 36 लिख देती हूँ डायरेक्ट। और dr/dt हमारा 1/π था, 1/4π, तो वो लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल। और आ गया आपका 36 क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम dv/dt। तो dv/dt हमें क्या मिल गया, dv/dt हमें मिल जाएगा, 1 मिनट, ये कुछ रॉन्ग आ रहा है आंसर। dv/dt देखो क्या किया मैंने, 4/3πr³ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक काम गड़बड़ हुआ है, एक काम गड़बड़ क्या हुआ है, देखो यहाँ पर कि जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 4 8π तो आएगा ही, साथ में क्या मिलेगा आपको, r मिलेगा, r dr/dt। तो यहाँ पे 8π के साथ आ जाएगा r dr/dt, तो यहाँ पर भी आएगा r, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो हमारा जो ये r² है, r², ये r² का एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब राइट आंसर है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। देख लिया ना, मिस्टेक क्या किया था मैंने यहाँ पर कि ये जो r² है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r आएगा ना, तो 2 4 8πr और फिर dr/dt। तो ये r को लिखना मैं भूल गई थी, तो बस वो r को लिख दिया, तो बाकी सारा काम तो सेट हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।